हेलो दोस्तों, सब कैसे हो। आप सभी ये जानते होंगे कि हमारी जो नेबरिंग कंट्री नेपाल है, उधर बहुत हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। उनके ही सरकार के खिलाफ वहाँ के ही लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसका क्या रीज़न है, उसके पीछे की वजह है, और आज फिर से प्रोटेस्ट इतने हिंसक क्यों हुए, हम वो जान लेंगे। नेपाल में 2008 के पहले वहाँ का राजा शासन किया करता था। 2008 के बाद उधर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना हुई। केपी ओली शर्मा जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने आज सवेरे रिज़ाइन किया, वहाँ के हिंसक प्रदर्शनों को जिम्मेदार ठहराते हुए वो नेपाल के 38 प्राइम मिनिस्टर है जो कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। और काफ़ी हद तक ये भी कहा जाता है कि वो एक चाइनीज़ एजेंट की तरह ही काम किया करते हैं। वहाँ के लोग वैसे भी अपनी सरकार और अपने प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा खुश थे नहीं, क्योंकि कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई था। 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 12.7% था, जो कि इंडिया में 5.2% है जुलाई 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग। इस वजह से वहाँ के यंगस्टर्स बहुत काफ़ी परेशान है। और नेपाल में एक ट्रेंड भी देखा जाता है कि कोई भी इंसान जो 21-22 एज के बाद आउट ऑफ नेपाल जाके सेटल होने की ही सोचता है, क्योंकि वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से वहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। और इन सारी चीज़ों में आग में घी डालने का काम एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने किया। वो सुप्रीम कोर्ट की चीज़ नेपाल गवर्नमेंट काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी सोशल मीडिया साइट्स की वजह से, मिस इन्फॉर्मेशन और हेट स्पीच, और कहीं ना कहीं आप मान सकते हो कि उन्हें सोशल मीडिया पे कंट्रोल करना था, जो हर कम्युनिस्ट पार्टी की एक ही विचारधारा रहती है उस हिसाब से। लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि किसी भी सोशल मीडिया कंपनी का नेपाल में लोकल ऑफिस नहीं था, ना कोई ग्रीवियंस ऑफिसर था कि जिससे बातचीत करके वो किसी डेटा को कंट्रोल कर पाए। इस वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। 28 अगस्त 2025 को नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया कि आप अगर 7 दिन में लोकल ऑफिसर्स और ग्रीवियंस ऑफिसर अपॉइंट नहीं करोगे नेपाल में, या फिर नेपाल गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करोगे, तो हम लोग परमानेंटली सोशल मीडिया ऐप्स बैन कर देंगे। लेकिन इस वार्निंग की तरफ नज़रअंदाज करते हुए किसी भी सोशल मीडिया कंपनी ने कोई भी कदम नहीं उठाए। और 4 सितंबर 2025 को जो नेपाल के कम्युनिकेशन और आईटी मिनिस्टर है पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, उन्होंने फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, रेडिट, लिंक्डइन, स्नैपचैट की तरह 26 सोशल मीडिया ऐप्स बैन कर दिए। बैन कर दिया मतलब ब्लॉक कर दिए, ताकि कोई एक्सेस कर ना पाए। लेकिन आप भी जानते हो कि फ़िलहाल 2025 में आप कहीं जॉब करते रहोगे या फिर आपका बिजनेस होगा, उस चीज़ के लिए इंटरनेट की कितनी ज़रूरत होती है। लेकिन इसका ध्यान नेपाल गवर्नमेंट ने ना रखते हुए इन सारे ऐप्स को ब्लॉक कर दिया। तो ब्लॉक करने की वजह से वहाँ की जो यंग जनरेशन है, जो बोला करते हैं, क्योंकि ये प्रोटेस्ट का नाम ही जेंजी है, लेकिन मेरा पर्सनल एक ओपिनियन है, कोई भी प्रोटेस्ट नहीं होता, वो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ही किया गया एक काम होता है। तो वहाँ की जेंजी जनरेशन ने, जो 2000 के बाद पैदा हुई है, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने शुरू किए अपनी सरकार के खिलाफ। लेकिन 8 सितंबर 2025 को ये प्रोटेस्ट में कोई रॉग एलिमेंट्स घुस आए या पता नहीं, इसकी कोई गारंटी दे नहीं सकता, या पहले से ही प्लान्ड था। ये प्रोटेस्टर्स ने नेपाल के संसद भवन में घुसने की कोशिश की।
तो उस वक्त नेपाल सरकार ने शूट एट साइट का ऑर्डर दिया। इस शूटिंग में 19 स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी मौत हुई। उस वजह से प्रोटेस्ट और हिंसक हुआ और सब जगह सरकारी वाहनों की तोड़फोड़, सरकारी ऑफिस जलाना, ये सारी चीज़ों की शुरुआत हुई। 9 सितंबर को ये प्रोटेस्ट को एक अलग ही रंग मिला, अलग ही लेवल पे इनके प्रोटेस्ट शुरू हुए। नेपाल पुलिस ने सरेंडर कर दिया, ताकि उन्होंने बता दिया कि ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल नेपाल आर्मी के हाथ में चला गया। नेपाल आर्मी ने उनके गवर्नमेंट के साथ बात की, उसमें उन्होंने यही बताया अगर आप प्रोटेस्ट रोकना चाहते हो तो प्राइम मिनिस्टर तुरंत रिज़ाइन करे, अदरवाइज़ ये प्रोटेस्ट शांत नहीं होंगे। तो केपी ओली शर्मा जी ने भी रेजिग्नेशन दे दिया और ये प्रोटेस्ट करते हुए जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस, वो वहाँ के कम्युनिकेशन और आईटी मिनिस्टर है पृथ्वी सुब्बा गुरुंग, उनका घर, विष्णु पटेल जो डिप्टी पीएम है नेपाल के, उनका घर, ये सारों के ये सारों के घर जलाए गए। वहाँ के मिनिस्टर रमेश लेखक जो होम मिनिस्टर थे नेपाल के, बिस्वा पटेल जो नेपाल बैंक के गवर्नर थे, शेर बहादुर देवबिया जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे नेपाल के, ये सारों के घर जलाए गए। और कहा यह भी जाता है कि फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी पत्नी की भी मौत हुई, उनके जो घर में आग लगाई थी उसमें। और ये सब प्रोटेस्ट होते हुए 2000 जो कैदी थे जो नेपाल की जेलों में बंद थे, उन्हें भी प्रोटेस्टर्स ने छुड़ा लिया। ये सारी हिंसा होने के बाद बहुत लोग ये कंपेयर कर रहे हैं कि ये जो नेपाल में रेजिम चेंज करने की जो कोशिश की गई 2025 में, ये सेम कोशिश 2024 में बांग्लादेश में हुई थी। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उसके खिलाफ भी ऐसे ही प्रदर्शन हुए थे। लेकिन ये दोनों प्रोटेस्ट कंपेयर कर नहीं सकते, क्योंकि शेख हसीना के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें सिर्फ शेख हसीना जो प्रोटेस्ट शेख हसीना के खिलाफ हुए थे, उस वक्त वहाँ के जो बांग्लादेश में जो हिंदूज हैं उनके ऊपर भी बहुत सारे अटैक्स हुए, हिंदुओं को हिंसा का सामना करना पड़ा, बहुत सारे मंदिरों की तोड़फोड़ की गई। तो वो प्रोटेस्ट एक बहुत घटिया किस्म के थे। ये जो प्रोटेस्ट थे जो नेपाल में हो रहे थे, उन्हें उससे कंपेयर कर नहीं सकते। अब सभी यही देख रहे हैं कि इतने सारे हिंसक प्रोटेस्ट के बाद जो नेपाल में अब फ्यूचर क्या है इस कंट्री का, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो भाग चुका है, मिनिस्टर बहुत सारे गायब है, ऑफिसेस जला दिए गए हैं। तो आगे फ्यूचर क्या है, क्योंकि अभी कंट्रोल तो आर्मी के हाथ में है, लेकिन आर्मी भी हाथ में कंट्रोल काफ़ी देर तक रख नहीं सकती। उन्होंने भी वो हैंड ओवर किसी इंटरिम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को करना होता है। इंटरिम प्राइम मिनिस्टर मतलब जो टेम्परेरी बेसिस पे प्राइम मिनिस्टर बनता है और उसके बाद वो इलेक्शंस कंडक्ट करके प्रॉपर तरीके से इलेक्शंस होते हैं। तो फ़िलहाल ऐसा कहा जाता है कि जो नेपाल के काठमांडू के जो मेयर है बलेंद्र शाह, वो यंगस्टर्स में उनकी छवि काफ़ी साफ़ है। वो टाइम्स मैगज़ीन के अकॉर्डिंग टॉप 100 में आते हैं। अच्छी छवि के पॉलिटिशियन है, जो पहले सिविल इंजीनियर थे, रैपर भी थे। तो शायद से वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। इसलिए सब यही नज़र बनाए रखेंगे, जो होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि हमारी नेबरिंग कंट्री है। नेपाल और भारत के रिश्ते बहुत पुराने हैं, रोटी बेटी का रिश्ता होता है वैसे ही बोल सकते हैं। नेपाल आर्मी का जो चीफ होता है वो इंडियन आर्मी का ऑनररी चीफ होता है, और इंडियन आर्मी चीफ जो होता है वो नेपाल आर्मी का ऑनररी चीफ होता है। नेपाल आर्मी
इंडियन आर्मी में बहुत से नेपाली सोल्जर्स देश की सेवा कर रहे हैं, हमारी भारत माँ की सेवा कर रहे हैं। हमारा जो इंडियन आर्मी का पेंशन ऑफिस है वो भी नेपाल में है, तो आप समझ ही सकते हो हमारे कितने क्लोज रिलेशंस है। इस वजह से नेपाल और नेपाल के भाइयों के लिए दुआ करते हैं, और इंडियन गवर्नमेंट भी इस पर नज़र बनाए रखी हुई है। दुआ करते हैं जो होगा वो अच्छा ही होगा। जय हिंद। और आपको ऐसी ही तरीके से अगर अपडेट्स चाहिए इंटरनेशनल न्यूज़ के, तो आप हमारा चैनल फॉलो कर सकते हो। डेली आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। जय हिंद।